गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मास साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्या पढ़ना है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या बोलता है कि वज्र गुणन विधि को हल करने के लिए हमें दो रैखिक समीकरण चाहिए। कितने रैखिक समीकरण चाहिए बाबू? दो। तो आपको जब भी दो रैखिक समीकरण चाहिए वज्र गुणन विधि को हल करने के लिए, तो पहला रैखिक समीकरण क्या होगा? पहला रैखिक समीकरण होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा रैखिक समीकरण क्या देगा? दूसरा रैखिक समीकरण देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आप एक काम कीजिएगा, जब भी दो रैखिक समीकरण देगा आप पहले वाले को समीकरण 1 कर लीजिएगा और दूसरे वाले को समीकरण 2 कर लीजिएगा, क्योंकि दो रैखिक समीकरण की जरूरत होती है। तो दो रैखिक समीकरण में पहला रैखिक समीकरण यहाँ हो गया, दूसरा रैखिक समीकरण यहाँ हो गया। अब यहाँ क्या बोलता है कि जो ये दो रैखिक समीकरण जो आप देख रहे हैं, ये बोलता है कि जहाँ ये बोलता है a1 बराबर नहीं है 0, b1 बराबर नहीं है 0, और आगे क्या बोलता है? फिर a1 b1 0 नहीं है, तो फिर क्या बोलता है? a2 बराबर नहीं है 0 तथा फिर नेक्स्ट अगला क्या बोलता है? a2 के बाद में बोलता है फिर b2 बराबर नहीं है 0। यानी कहने का मतलब है कि a1 b1 a2 b2 ये 0 नहीं है, तो c1 c2 जो है वो 0 हो सकता है, उसका मान जो है 0 हो सकता है। अब हमको वज्र गुणन विधि को यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को वज्र गुणन विधि को हल करने के लिए हमें दो रैखिक समीकरण देगा। प्रश्न में आपके कितने रैखिक समीकरण देंगे? दो रैखिक समीकरण देंगे। और वो दो रैखिक समीकरणों को बनाने के लिए ये आप जो देख रहे हो ना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ से आपको वज्र गुणन विधि का सूत्र मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? आपको सूत्र मिलेगा। सूत्र आपको क्या मिलता है? जब भी आप वज्र गुणन विधि से हल करोगे तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आपको सूत्र मिलता है। सूत्र क्या बोलता है? सूत्र बोलता है x बटे, क्योंकि हम इसके पूरे प्रोसेस को हल नहीं कर रहे हैं। अगर यदि पूरे प्रोसेस को हम हल करेंगे तो पता है यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यदि मान लेते हैं हम समीकरण 1 को ही काटना चाहते हैं, y को काटना चाहते हैं, तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वहाँ हम आपको बताए थे। तो यह देखिएगा, यदि आप y को काटोगे ना तो नीचे में b है तो ऊपर में b से गुना करते, ऊपर सॉरी b2 है तो इस समीकरण 1 में b2 से गुना करते, ऊपर में b1 है तो समीकरण 1 में b1 से गुना करते। तो यहाँ पर हमको x का मान आता, तो x का मान क्या आता? x का मान आता b1 c2 माइनस, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको ये सूत्र पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कैसे बनेगा। तो ये बोलता है कि b1 c2 माइनस, क्यों घटेगा मैं बता रहा हूँ, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, अब ये x के लिए जो हमारा समीकरण निकलेगा यहाँ से जब गुना भाग करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आएंगे। फिर अगला हमारा y का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? तो y बटा c1 a2 माइनस c2 a1, है ना। और फिर नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है हमारा 1 बटा a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1। यही आपका वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है। इसी सूत्र पर आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो? बना सकते हो, a2 b1। इसी सूत्र पर आप आसानी से हल कर सकते हो। अब इसको हल करने का एक सबसे बढ़िया हम आपको ट्रिक बताते हैं। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेंगे आपको ये ट्रिक। आप जब भी देखिएगा ना तो आपको बनाने में आपको सहायता महसूस करेगा। क्या याद रखिएगा ट्रिक को? याद रखिएगा 12 21, 12 21 तो ध्यान दीजिएगा। फिर 12 21 कहने का मतलब है कि 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, यहाँ पर तीन सूत्र हैं, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21। तो आप सबसे पहले इसमें जरा गौर कीजिएगा, इसमें भी बोलता है BC, इसमें भी बोलता है BC। तो पहला याद रखिएगा BC, पहला क्या याद रखिएगा? BC। तो जो BC होगा ना, इस BC से क्या होगा? यानी पहला BC के लिए आप 12 कर दीजिएगा, अब माइनस दूसरा BC के लिए आप 21 कर दीजिएगा। अब हुआ क्या? क्या देखिए, b1 c2 माइनस b2 c1, ये आपका मिल गया BC के लिए। अब BC के बाद में यहाँ देखो, यहाँ क्या बोलता है? CA। आप या तो CA याद रखिए या AC याद रखिए, आपको दोनों में जो इच्छा करे वो याद रखिए। तो ये देखिएगा BC 21, CA या AC 21, और यहाँ क्या बोलता है? AB 21।
इस पर आप आसानी से इस समीकरण को बना सकते हो, हल कर सकते हो और आपके दिमाग से सूत्र कभी नहीं जाएंगे। आप इसको बनाने में आपको सहायता महसूस होगी। आगे इसको हमने गुना क्यों किया, तो इसको देखिएगा, इसी सूत्र को हम एक और तरीका बता जो गुना करेंगे आसानी से। तो यहाँ बोलता है क्या है, अगला हमारा बोलता है b1, खूब ध्यान दीजिएगा, अगला बोलता है क्या, b1 और b2, b1 b2, b1 का जो गुना कीजिएगा वो देखिए किससे गुना करेंगे और b2 को जो गुना करेंगे वो किससे करेंगे। तो b1 यहाँ देखिए b1 को गुना करेंगे c2 से, तब b1 c2। अब इसको नीचा से ऊपर गुना करेंगे तो b2 तो यहाँ लिख दिए, बाकी कौन है आगे हमारा, अगला हमारा बाकी है c1, यानी ये हम बता रहे हैं x के लिए। किसके लिए बता रहे हैं, x के लिए। अब मैं बताऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा इसी समीकरण पर। यहाँ देखिए c1 है, तो ये c1 से यहाँ क्या आ जाएंगे, ये c1 है, देखिएगा c1, यहाँ क्या है a2, तो c1 a2, और यहाँ c2 है, तो c2 से कहाँ जाएंगे, ये देखोगे c2 a1, अब ये हो गया c2 a1, ये हो गया y के लिए। अब फिर अगला क्या बोलता है, यहाँ देखिएगा c2 a1, अब यहाँ से बोलता है a1, तो ये देखिएगा a1 के लिए क्या हो गया b2, a1 के लिए क्या हो जाएंगे b2, और फिर a2 से कहाँ तक जाएंगे, a2 से जाएंगे b1 तक। हम फ्रेश आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो ये a2 से चले जाएंगे कहाँ तक, b1 तक। ये हमारा हो गया एक के लिए। यही आपको गुना करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है। आप इसको गुना करोगे तो गुना करने पर आपका गुणनफल मिलेगा। ये आपका हो गया पहला, ये आपका हो गया दूसरा, और ये आपका फैक्टर हो गया तीसरा। यानी कि ये तीन तरीका है जिसको आप आसानी से वज्रगुणन विधि को हल कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम आपको वज्रगुणन विधि को हल करने के लिए इसी सूत्र को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। आप जब भी वज्रगुणन विधि को हल कीजिएगा ना, तो ये रैखिक समीकरण जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सबको हल करते हैं ना, तो इससे हमको अद्वितीय हल, तो वज्रगुणन विधि को हल करने के लिए हमें सबसे पहले अद्वितीय हल की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि ये क्या होती है। तो पिछले क्लास में बताए थे कि ये क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अपरिमित रूप से अनेक हल। ये क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूँ, देखिएगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि अद्वितीय हल के लिए क्या होंगे। तो याद रखिएगा, अद्वितीय हल के लिए आप पिछले क्लास में सूत्र आपको पता भी होगा, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में आप पढ़ाई भी किए थे। तो अद्वितीय हल के लिए सूत्र होगा a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, यानी कि ये आपका हो जाएंगे अद्वितीय हल। ये आपको अद्वितीय हल होंगे। जब अद्वितीय हल होंगे तो आसानी से आप वज्रगुणन विधि को हल कर सकते हो। दूसरा सूत्र क्या बोलता है, दूसरा सूत्र आपको बोलता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। कहने का मतलब तीनों के तीनों बराबर हैं, तो ये होंगे अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से कौन सा हल होंगे बाबू, अनेक हल होंगे। तो ये आपका हो गया कौन सा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा क्या बोलता है, वज्रगुणन विधि को हल करने के लिए ये तीन सूत्र आपको देगा, इसलिए बोलता है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। इसका होता है कोई हल नहीं। इसका क्या होता है बाबू, कोई हल नहीं। तो जब इसका कोई हल नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो आपको हम एक चीज बताए थे कि संगत और असंगत कौन है। तो ये जो देख रहे हो ये संगत है, यह भी संगत है, लेकिन ये क्या है, असंगत है। तो यहाँ पर जैसा आपको प्रश्न बोले, जिस तरह आपको क्वेश्चन बोले, उस तरह से आप हल कर सकते हैं वज्रगुणन विधि से। हम चलते हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.5 में। एक्सरसाइज नंबर 3.5 में ये जो आप सूत्र जो देख रहे हो, इस सूत्र को आप याद रखिएगा, इस पर आसानी से आपको बन जाएंगे। देखिएगा आप आगे प्रश्न क्या बोलता है, हम देखते हैं। आगे आपका प्रश्न बोलता है कि निम्न रैखिक समीकरणों में युग्म में किसका एक अद्वितीय हल है। निम्न में रैखिक समीकरण दिया है, इसका युग्म भी दिया है, युग्म यानी कि इसका जोड़ा भी दिया है, और बोलता है कि युग्म में हमको ये देखना है हल करने के बाद कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीनों बोलता है, और तीनों बोलने के साथ क्या बोलता है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, अब जो समीकरण, जो रैखिक समीकरण अद्वितीय हल की स्थिति में होगा, आप उसे वज्रगुणन विधि से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जब वज्रगुणन विधि से ज्ञात करेंगे तो आप किसका मानाएगा, एक्स और वाई का जो दो चर होता है, एक्स और वाई, उसी का मानाएंगे। तो आपको जब भी वज्रगुणन विधि को हल कीजिएगा तो किस प्रकार हल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं।
अब वज्रगुणन विधि से जब भी हल कीजिएगा तो एक्सरसाइज नंबर 3.5 में एक चीज याद रखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप कैसे पता करोगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, कैसे पता करोगे कि कोई हल नहीं होगा, कैसे पता करोगे कि अद्वितीय हल होगा। तो आप पढ़े हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 में, वहाँ पर आपको बताया होगा अनुपातों की तुलना करके। तो आप सबसे पहले अनुपात की तुलना कीजिएगा। जैसे ही अनुपात की तुलना कीजिएगा वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है कि कोई हल नहीं है कि अद्वितीय हल है। वहां से आपको जैसे ही मिलेंगे आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। और A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको जो दो युग्म जो देगा रैखिक समीकरण का, वहां से प्राप्त हो जाएंगे। आपका एक्सरसाइज है, हम आपको बताने जा रहे हैं 3.5। ये 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हल करते हैं। तो 1 के 1 में बोलता है x - 3y -3 बराबर बोलता है 0। हमने इसको कर दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरा बोलता है क्या है, 3x - 9y -2 बराबर 0। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हमें पता है तो आपको पता है ना कि यहाँ बोलता है कि अद्वितीय हल की स्थिति में होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो इसको वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे, तभी हम बताया ना कि अनुपात की तुलना करेंगे। तो अनुपात की तुलना करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो पहला समीकरण से A1 निकलेगा, यहाँ पर कोई अंक नहीं है ना x के पहले। तो A1 का मान हो गया 1, B1 का मान हो गया -3 और C1 का मान यहाँ पर कितना हो गया, ये भी हो गया -3। यानी कहने का मतलब है कि A1 1 है, B1 -3 है और C1 भी -3 है। और दूसरा समीकरण क्या है, A2 है सिर्फ 3, B2 क्या है, B2 यहाँ पर कितना है बाबू -9, C2 कितना है यहाँ देखोगे, C2 का मान है -2। तो अब हम चलते हैं प्रश्न से, एक काम करते हैं। तो प्रश्न से चलते हैं तो सबसे पहले हम अनुपात की तुलना करते हैं। किसका तुलना करेंगे, अनुपातों की। तो जैसे ही अनुपातों की तुलना करेंगे तो इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हम तीनों समीकरणों को बराबर करके अनुपात की तुलना करते हैं। जब बराबर करके अनुपात की तुलना करेंगे तो यहाँ देखिएगा हमें A1 का मान पता है कितना है, 1/B1 A2 का मान कितना है 3 बराबर, यहाँ देखिएगा B1 का मान कितना है बाबू -3/B2 का मान कितना है यहाँ पर -9 बराबर C1 का मान कितना है -3/C2 का मान कितना है -2। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये कट जाएंगे 3 3 9, फिर ये माइनस से ये माइनस कट गया। यानी कहने का मतलब है ये जो आपका जो रैखिक समीकरण जो युग्म देता है, रैखिक समीकरणों का युग्म, यहाँ पर मान क्या निकल गया 1/3 बराबर है फिर 1/3, लेकिन अगला बराबर नहीं है 3/2। तो हम आपको अभी ने बताया कि जब भी अनुपात की तुलना कीजिएगा तो क्या होगा, तो तुलना में आपको यही मिला है, इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2, क्योंकि ये A1 का माना और ये B1 का माना। तो A1/A2 बराबर B1/B2। अगला हमारा बोलता है बराबर नहीं है C1/C2। जब ये बराबर नहीं है C1/C2 तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर। अब यही अगर अद्वितीय हल होता तो इसको हम वज्रगुणन विधि से आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी का 1 का 2 नंबर हल करते हैं। तो देखिएगा 1 का 2 नंबर क्या बोलता है, 1 का 2 हल करते हैं। तो रैखिक समीकरण का युग्म में क्या बोलता है कि 2x + y बराबर 5। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 1। और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है 3x + 2y बराबर 8। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 2। तो यहाँ से आपको A1 का मान निकल गया कितना 2, और यहाँ B1 का मान कोई अंक नहीं दिया तो इसका मान कितना हो गया 1। और ये बराबर के बाद है C1 तो ये क्या आ जाएंगे +5। यही बराबर के पहले बुलाओगे तो -5 होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए वहीं पे। फिर यहाँ पर देखिएगा A2, दूसरा समीकरण से A2 का मान कितना आ गया 3, दूसरा A2 के बाद कौन हो जाएंगे B2, तो B2 का मान कितना हो गया 2, C2 का मान कितना हो गया 8। अब हम चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से चलेंगे ना, तो जैसे ही अनुपात की तुलना करेंगे तो इसलिए A1/A2,
तो कहने का मतलब है a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 मतलब a1 का मान कितना है 2 है, अब बटा a2 का मान कितना है 3 है, कोमा फिर बोलता है b1 बाई b2। अब आगे देखिए बराबर, तो b1 का मान कितना है, b1 का मान है 1 बटा b2, b2 का मान कितना है 2, कोमा अब अगला बोलता है c1 बाई c2। तो कहने का मतलब है कि c1 बाई c2, तो यहाँ पर c1 का मान कितना है देखो, तो c1 का मान बोलता है 5 और c2 का मान कितना बोलता है 8। जरा ये समीकरण का आप तुलना कीजिए, तो इस समीकरण का आप तुलना करोगे तो 2/3 बराबर 1/2, 2/3 बराबर 1/2 बराबर कितना हो जाएंगे 5/8। कहने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों बराबर में नहीं है, ना 2/3 के बराबर में नहीं है 1/2 और ना ही 1/2 के बराबर में है 5/8। तो इसलिए ये हो जाएंगे a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। कहने का मतलब है कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। तो जब ये बराबर नहीं है a1 बाई a2 b1 बाई b2 के, तो पता है ये किसका हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका अद्वितीय हल। ये आपका कौन सा हल होंगे बाबू, अद्वितीय हल। और जब ये आपका अद्वितीय हल होगा तो पता है अद्वितीय हल होगा, तो हम इसको जैसे ही अद्वितीय हल होगा तो बोलता है कि जो अद्वितीय हल हो उसको आप वज्र गुणन विधि से हल करो। तो अब हम चलते हैं पता है किससे, अब हम चलेंगे वज्र गुणन विधि से। तो जैसे ही वज्र गुणन विधि से चलोगे तो हम आपको वज्र गुणन विधि का सूत्र बताए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होगा, इधर वाला हम थोड़ा सा साफ करते हैं। तो आप जब वज्र गुणन विधि से चलते हो तो वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, वज्र गुणन विधि का सूत्र होता है इसलिए x बटा, और हम आपको अभी ना बताए हैं, याद रखिएगा BC या AC रखो या C रखो, BC तो BC यानी BC का मतलब 12, तो ये हो गया BC 12 माइनस अब आएगा 21, तो 21 यानी BC में तो C2 B1 सॉरी B2 C1, समझ में आ गया ना, B2 C1 बराबर। अब अगला क्या बोलता है, अब चाहिए हमें y का मान, किसका मान है y का, तो AC बोलो या CA बोलो, तो सबसे पहले हम CA लेकर चलते हैं। तो C का मतलब हो गया 1 यानी कि CA2 माइनस अगला क्या हो जाएंगे C2A1 आप बराबर 1 अगला क्या होता है, अगला हमारा होता है AB, तो AB के लिए चलोगे तो A1 B2 माइनस अगला क्या आ जाएंगे A2 B1। यही आपका वज्र गुणन विधि से हल करने का हम आपको सूत्र बताए हैं, और ये सूत्र कब लगेंगे, जब हमको अद्वितीय हल होंगे तब। अब हमें सबका मान पता है, सबका मान क्या पता है जरा ध्यान दीजिए कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x बटा, हमें b1 का मान यहाँ पता है, b1 का मान कितना है 1 गुना, ये गुना में है ना इसके BC, तो C2 का मान कितना है यहाँ पर 8 माइनस फिर बोलता है B2 का मान यहाँ कितना देखो तो बाबू 2 गुना C1 का मान कितना यहाँ देखिएगा, C1 का मान है 5 बराबर, फिर बोलता है y बटा C1 का मान यहाँ कितना है 5 गुना A2 का मान यहाँ देखो तो कितना बाबू, A2 का मान है 3 माइनस फिर बोलता है C2 का मान कितना है 8 गुना बोलता है A1 का मान कितना है 2। अब देखिएगा इधर जगह नहीं है, बराबर में यहाँ करके बना देते हैं 1 बटा। अब बोलता है A1 B2, तो A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2 गुना B2 का मान यहाँ देखो कितना है 2 माइनस फिर बोलता है A2 B1, तो A2 का मान कितना है यहाँ पर, A2 का मान है 3 गुना, अब बोलता है A2 B1, यहाँ B1 है ना, तो B1 का मान कितना है 1। अब इस सबको गुना करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबको हम जैसे ही गुना करते हैं तो ये हो गया x बटा 8 में 1 से गुना करो 8 है कम 8 माइनस 5 में 2 से गुना करो 5 दूनी 10 बराबर ये हो गया y बटा 5 में 3 से गुना करो 5 3 15 माइनस 8 में 2 से गुना करो 8 दूनी 16। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या बोलता है 1/2 दूनी 4 माइनस 3 में 1 से गुना करो तो 3 कम 3। यहाँ देखिएगा इसको हम आसानी से लिख सकते हैं x बटा ये 8 में सॉरी
प्लस 8 में से माइनस 10 घटाओगे तो माइनस कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस अधिक है ना, पर ऋण है, अधिक ऋण है। और ये हो गया y बटा, अब 15 में से माइनस 16 तो प्लस 15 माइनस 16 तो ऋण अधिक है, यानी कि -1 अब बराबर 1 बटे, यहाँ पर 4 में से 3 घटाओ कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो जब 4 में से 3 घट गए तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ होगा क्या कि ये माइनस से ये माइनस हमारा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसलिए एक काम करते हैं, जब अद्वितीय हल होगा ना तो हम इसको एक काम करते हैं, x बटे 2 के बराबर में हम इसको कर देते हैं 1 बटे 1, और ये y बटे 1 के बराबर में कर देते हैं 1 बटे 1। जरा ध्यान दीजिएगा, आप इसका बाई क्रॉस गुना करोगे तो 1 में x से गुना करोगे x, अब बराबर 2 में 1 से गुना करोगे 2 कम 2, 1 में y से गुना करोगे y, और 1 में 1 से गुना करोगे कितना आ जाएंगे 1। तो चूंकि कहने का मतलब है कि x का मान आ गया 2, y का मान कितना आ गया 1, यही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बस आप इसको याद रखना है, ये वज्र गुणन विधि का जो सूत्र जो है, वज्र गुणन विधि से जैसे ही चलिएगा, आपको वज्र गुणन विधि जब भी बोले या अद्वितीय हल बोले तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एक का क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, एक का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक का क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। तो एक का क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम हल करेंगे तो एक का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 3x - 5y बराबर बोलता है 20। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, और फिर आगे क्या बोलता है, दूसरा रैखिक समीकरण बोलता है 6x - 10y बराबर 40। आप इसको मान लो समीकरण नंबर कितना 2। तो यहाँ से a1 का मान आ गया कितना 3, b1 का मान कितना आ गया -5, और c1 का मान कितना आ गया 20। तो यहाँ से फिर a2 का मान चाहिए, तो a2 का मान कितना आ गया 6। फिर अगला बोलता है b2 का मान कितना आ गया -10। फिर आगे बोलता है c2 का मान कितना आ जाएंगे 40। अब मैं चलता हूँ प्रश्न से। तो जब तक हम प्रश्न से जैसे चलते हैं तो हमें तो जांच करना है ना कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कि कोई हल नहीं होंगे, कि अद्वितीय हल होंगे। तो इसको जांच करने के लिए हम सबसे पहले अनुपात की तुलना करेंगे। तो जैसे ही अनुपात की तुलना करेंगे तो a1 बाई a2, तो a1 का मान पहले देखो कितना है 3 बटा a2 का मान कितना है 6, ये काटेंगे कट जाएंगे 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब है a1 बाई a2 का मान जो हमारा निकला वो निकला 1 बटे 2। फिर आगे क्या बोलता है, फिर नेक्स्ट हमारा अगला बोलता है b1 बाई b2, आगे मेरा बोलता है b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 से चलोगे तो b1 का मान कितना है 5 है बटा b2 का मान कितना है -10 है। इसको काटे तो ये कट जाएंगे 5 दूनी 10, यानी इसका मान आ गया 1 बटा -2। फिर तथा अगला क्या बोलता है c1 बाई c2। तो नेक्स्ट हमारा बोलता है c1 बाई c2, तो c1 का मान कितना है 20 बटा c2 का मान कितना है 40, एक कर जाएंगे 20 दूनी 40, यानी कि c1 बाई c2 का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो इसलिए ये सबको जो बराबर करेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो तीनों का मान क्या आ गया 1 बटा 2 बराबर है 1 बटे -2, और फिर बराबर है 1 बटे 2। ये यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम गलत कर दिए, b1 का मान -5 है, यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो प्लस 2 होगा, यानी कि 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। तो ये हमारा हो जाएंगे a1 बाई a2 बराबर में है b1 बाई b2 के, और ये बराबर में है c1 बाई c2 के। तो हम आपको अभी ये सूत्र बताएं कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, जब तीनों के तीनों बराबर हों तो अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसके लिए आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या बोलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 का 4 बोलता है, इसको हल करोगे तो 1 के 4 में बोलता है x - 3y - 7 बराबर 0। आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1, और दूसरा इसका रैखिक समीकरण बोलता है 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से a1 का मान आ गया 1, b1 का मान आ गया -3, c1 का मान आ गया -7। फिर दूसरा समीकरण क्या बोलता है, a2 का मान आ गया 3, b2 का मान आ गया -3,
कोमा C2 का मान कितना आ गया -15। तो A1 B1 A2 B2 C2, तो A1 B1 A2 B2 C2। तो यहाँ पर यदि हम प्रश्न से चलेंगे तो सबसे पहले हमें अनुपात की तुलना करना है, तो इसलिए A1 बाई A2, तो A1 का मान कितना है बाबू 1 है, बटा A2 का मान कितना है 3 है, कोमा फिर आगे बोलता है B1 बाई B2। तो B1 का मान देखना, B1 का मान ये देखेंगे तो B1 का मान है -3 बटे B2। यहाँ B2 का मान भी -3 है, ये माइनस कट गया, 3 एकम 3 यानी 1 आया। फिर बोलता है तथा C1 बाई C2, तो C1 का मान कितना है ये देखो, तो C1 का मान -7 है, C2 का मान -15 है, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। तो इसलिए A1 बाई A2 यानी कि 1 बटे 3 बराबर 3 एकम 3 कट गया है, 1 बराबर A भी हमारा कट गया, क्या हो गया 7 बटा 15। यानी कि तीनों के तीनों मान जो तुम देख रहे हो ये तीनों के तीनों मान बराबर नहीं है। तो जब तीनों के तीनों मान बराबर नहीं है तो इसलिए A1 बाई A2 बराबर में नहीं होंगे B1 बाई B2 के। तो ये जो आप देख रहे हो ना A1 बाई A2 बराबर में नहीं है B1 बाई B2, तो ये आपके होंगे कौन सा हल, अद्वितीय हल होंगे। तो ये होगा अद्वितीय हल। तो जैसे ही अद्वितीय हल होगा तो हम इसको कौन सा विधि से हल करेंगे, वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए क्या होगा देखिएगा जरा ध्यान से। तो आगे हम बढ़ते हैं, अद्वितीय हल है। तो जब ये अद्वितीय हल होंगे तो आपको पता है कि जैसे ही अद्वितीय हल होंगे तो हमको इसको हल करना है कौन सा विधि से, वज्रगुणन विधि से। हम चलेंगे इसको वज्रगुणन विधि से। तो जैसे ही वज्रगुणन विधि से चलोगे तो वज्रगुणन विधि से सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x बटे BC यानी 2 आता है। तो BC यानी कि 12 21, तो B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर। अब अगला बोलता है y, तो y के लिए आप CA याद रखो या AC याद रखो। तो CA तो 12, तो CA यानी कि यहाँ पर हमने लिख दिया 12, C1 A2 माइनस C2 A1 अब बराबर। अब अगला आता है AB, तो A के लिए हो गया 1 और B के लिए हो गया 2 माइनस फिर हो गया A2 और B1। यही आपका वज्रगुणन विधि का क्या होता है, सूत्र होता है। और जिसका जो मान है x y का मान है यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे। कब, जब ये अद्वितीय हल है। इसको बोलता है कि जो अद्वितीय हल होंगे उसी को हम लोग वज्र। तो अब हम चलते हैं इसका मान रखने के लिए। तो मान रखेंगे, देखिए जरा ध्यान से, ये हो गया x बटा B1। B1 का मान कितना है बाबू, यहाँ पर B1 का मान है -3 गुना C2 का मान कितना है -15। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर बोलता है B2, तो B2 का मान देखो तो यहाँ पर कितना है, B2 का मान है -3 गुना, अगला बोलता है C1 का मान कितना है बाबू -7। फिर चलते हैं बराबर का चिन्ह है तो बराबर y बटा, फिर बोलता है C1 का मान कितना है -7 गुना A2 का मान यहाँ पर कितना है देखो तो A2 का मान है -3 माइनस, फिर बोलता है C2, तो C2 का मान यहाँ कितना निकाले हैं -15। C2 का मान कितना है बाबू -15 गुना, फिर बोलता है ये A1 का मान कितना है 1, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पर बना देते हैं। तो 1 बटा इस सूत्र के लिए, तो A1 का मान कितना है 1 गुना B2 का मान क्या है देखिए ध्यान से, B2 का मान यहाँ पर है -3, माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर बोलता है A2 का मान कितना है बाबू 3 गुने B1 का मान कितना है -3। आइए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी हल करते हैं आगे। तो x बटा यानी कि माइनस में माइनस से गुना करें तो माइनस प्लस, 15 में 3 से गुना करोगे तो 15 3 कितना जाएगा 45, फिर यहाँ माइनस के चिन्ह तो माइनस कर दिए, ये देखोगे। फिर माइनस में माइनस से गुना करो तो माइनस प्लस, 7 में 3 से गुना करो 7 3 21 होंगे। अब फिर यहाँ देखिएगा y बटे, इसके लिए देखिएगा प्लस में माइनस से गुना करोगे -7 में 3 से गुना करो 7 3 21, यहाँ माइनस का चिन्ह हम देते हैं क्योंकि सूत्र है। अब यहाँ -15 में 1 से गुना करोगे प्लस 1 से, तो प्लस माइनस माइनस, अब 15 में 1 से गुना करो 15 कम 15, तो यहाँ इसका -15 का और ये सूत्र का, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे +15 हो जाएंगे। अब ये हो गया बराबर, फिर 1 बटा -3 में 1 से गुना करो तो प्लस माइनस -3 कम 3, अब माइनस में माइनस से गुना करते क्या हो जाएंगे +3 में 3 से गुना करो 3 3 9। आगे देखिएगा हम प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो x बटे ये 45 में से 21 को घटाओगे तो पता है कितना हो जाएंगे 24, बराबर y बटे ये -21 में से +15 घटाओ तो माइनस ऋण यानी कि ऋण का चिन्ह अधिक है तो ये हो जाएंगे माइनस कितना -6
आप बराबर ये हो गया 1/-3 में से +9 को घटाओ तो कितना हो जाएंगे +6, क्योंकि प्लस का चिन्ह सबसे क्या अधिक है। तो x के बराबर में इसके मान को कर दो, फिर y के बराबर में ये 6 कर दो। तो इसलिए x बटे हम लिख सकते हैं 24 बराबर मान रख सकते हैं 1/6, और y के बराबर में फिर इसी कर दो तो y बटा -6 बराबर 1/6। तो ये हमारा कट जाएंगे 6 चौका 24, और ये हमारा 6 से 6 क्या जाएंगे कट जाएंगे। इसलिए x का मान आ गया 1 में x से गुना किए x, और 4 में 1 से गुना किए 4 एकम 4। अब यहाँ 1 में y से गुना किए तो y एकम y, और 1 में -1 में 1 से गुना किए तो -1। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, तो इसीलिए x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया -1। यही दोनों हमारा क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 का 1 क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 का 1 को हम हल करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है 2 का 1। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बोलता है a और b के किन मानों के लिए, मतलब कहने का कि हमें a और b का मान चाहिए। तो बोलता है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बोलता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो 2 समीकरण देता है, 2 रैखिक समीकरण, वो क्या आता है जरा ध्यान दीजिएगा। पहला रैखिक समीकरण देता है 2x + 3y बराबर बोलता है 7। आप एक काम करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है a - b × x प्लस a प्लस b × y बराबर हमारा बोलता है 3a + b - 2। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर कितना 2। तो मेरे पास 2 समीकरण है, 2 रैखिक समीकरण है। तो पहला रैखिक समीकरण से हमें a1 का मान आ गया 2, फिर b1 का मान यहाँ पर कितना आ गया 3, फिर c1 का मान यहाँ पर कितना आ गया 7। अब आगे हमारा बोलता है a2। अब ये हमारा दूसरा समीकरण, तो a2 का मान आ गया a - b, फिर बोलता है b2 का मान कितना आ गया a + b, फिर नेक्स्ट हमारा बोलता है c2। तो c2 का मान ये हो जाएंगे, यानी कि 3a + b - 2। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों का मान हमें पता है। तो प्रश्न से मेरा प्रश्न पता है क्या बोलता है, मेरा प्रश्न बोलता है कि a और b के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पता है ये बोलता है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिखेंगे इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, तो अब हम इसका सूत्र लिखते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे का सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कहने का मतलब है कि तीनों मान जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों के तीनों बराबर है। तो तीनों के तीनों बराबर, तो कोई भी 2 मान को एक बराबर करके समीकरण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान है 2/a2, a2 का मान कितना है a - b, फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे दिया। b1 का मान कितना है 3/b2, b2 का मान कितना है a + b बराबर c1 का मान कितना है 7/c2 का मान कितना है 3a + b - 2। अब एक काम करते हैं, अब हमको इसको हल करना है। तो इसको जब हल करोगे ना, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हल करें तो इसको एक नहीं बढ़ाते हैं, एक काम करते हैं, ये दोनों को एक बार बराबर कर देते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 ये दोनों को बराबर करते हैं। और एक बार क्या करते हैं b1/b2 बराबर c1/c2 ये दोनों मान को बराबर करते हैं। तो पहले इसको तुम बराबर करो। तो पहले जब तुम इसको बराबर करते इसको लिख दो ना a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1/a2 बराबर b1/b2 से चलोगे तो a1 का मान क्या है, देखो तो a1 का मान है 2/a - b बराबर b1/b2 का मान कितना है 3/a + b। अब एक काम करो, इसको कर दो बाई क्रॉस। तो जैसे ही आप इसका बाई क्रॉस करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक काम करते हैं, इस सबको गुना करते हैं। तो 3 में a से गुना करोगे तो ये जाएंगे 3a, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में b से गुना करोगे 3b, बराबर का चिन्ह है तो हमने बराबर दिया। अब 2 में a + b से गुना करोगे
तो 2a प्लस 2b, ये दोनों बराबर के बाद है, बराबर के पहले बुला लो। तो बराबर के पहले बुलाओगे तो 3a माइनस 3b। क्यों हम बराबर के पहले बुला रहे हैं? क्योंकि जात वाले को एक जगह और विजात वाले को एक जगह। तो ये बराबर के बाद प्लस है, बराबर के पहले आएंगे तो माइनस 2a, और फिर बराबर के बाद प्लस 2b है तो माइनस 2b, बराबर के बाद क्या बच गया? शून्य। अब देखिएगा इसको एक साथ करते हैं, तो प्लस 3a में से माइनस 2a घटाओगे तो सिर्फ प्लस a होगा, माइनस 3b माइनस 2b मिलकर के माइनस का भी हो जाएंगे, माइनस 5b बराबर शून्य। यानी कि ये हो गया समीकरण नंबर कितना? 1। हमने पहला a1/a2 बराबर b1/b2 कर दिया, क्योंकि अब परिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होंगे तब किसी भी समीकरण को बराबर कर सकते हो। फिर अब इसको बराबर कर चलते हैं। तो दूसरा क्या? दूसरा बोलता है b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसको बराबर करोगे, a1/a2 b1/b2 तो बराबर कर दिया। अब बराबर करते हैं b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसको बराबर करो तो b1 का मान क्या है? b1 का मान यहाँ लिखा गया है 3/a प्लस b बराबर c1 का मान क्या लिखा गया? c1 का मान है 7/3a प्लस b माइनस 2। इसको भी हम बाई क्रॉस कर देते हैं। तो इसका भी जैसे हम बाई क्रॉस करते हैं, इसको समीकरण 1 नहीं मानो। एक इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि समीकरण 1 यहाँ माने, समीकरण 2 यहाँ माने। इसको आप पता है क्या मान लो? इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। तो इसका भी बाई क्रॉस करोगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 में ये 3 से गुना करो तो 3 तिहाई 9a प्लस 3 में b से गुना करो 3b, और फिर 3 में 2 से गुना करो तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर इसको करते हैं। 7 में a से गुना करते हैं 7a प्लस 7 में b से गुना करते हैं कई भी 7b। तो जात वाले के जगह करो, विजात वाले के जगह। तो 9a ज्यों कहते हो प्लस 3b ज्यों कहते हैं, बराबर के बाद प्लस आते हैं, बराबर के पहले आएगा माइनस 2a, फिर ये भी प्लस 7b है, सॉरी माइनस 7a, ये भी प्लस है तो माइनस का भी 7b। ये बराबर के पहले देखो माइनस 6, बराबर के बाद भेजो तो प्लस क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो एक लाइन और बढ़ाते हैं, तो ये प्लस 9a में से माइनस 7a को घटाओगे तो प्लस का चिन्ह अधिक है तो 2a, यहाँ देखोगे माइनस 7b और प्लस 3b, तो प्लस 3b में से माइनस 7b घटाओगे तो माइनस 4b होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह सबसे क्या है? अधिक है। बराबर के बाद क्या हो गया? 6 हो गया। एक काम करते हैं, इधर वाले को हम साफ करते हैं, देखिएगा ये कितना तो आपका हो गया है ना। अब देखिएगा इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 के पारा में 2 है, 2 के पारा में 6 है, और सॉरी 2 के पारा में 4 है और 2 के पारा में कितना है? 6 है। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे ना, तो 2 एकम 2, 2 निकल गए तो क्या बच गया? a, और माइनस 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ो कि 4 होगा, तो 2 बार यानी कि 2 दूनी 4 यानी कि 2b। अब बराबर के बाद क्या बच गया? 6। ये बराबर के पहले गुना में है तो बाटा में जाएंगे, कर देंगे 2 तिहाई 6, इसलिए a माइनस 2b बराबर 3। यहाँ पर तो हम समीकरण 3 माने थे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना? 4। अब मेरे पास समीकरण 3 भी है, समीकरण 4 भी। तो काम करते हैं, हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण नंबर पता है कितना को? 4 को क्या करने पर? घटाने पर। तो आप जैसे ही समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाओगे तो यहाँ से एक मान आपका b का आ जाएंगे। तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है a माइनस 5b बराबर 0, और समीकरण 4 है a माइनस 2b बराबर 3। घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस से ये माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। माइनस 5b में से प्लस 2b घटाओगे तब माइनस का भी बचेंगे, माइनस 3b, और ये हो गया माइनस 3, यानी ये माइनस कट गया, ये b से भी कट जाएंगे, सॉरी ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, इसलिए b का मान कितना आ गया? 1। यानी b का जो मान निकाले, b का जो वैल्यू आया वो 1 आया, यानी आंसर b का कितना आया? 1। अब एक काम करते हैं, अब मेरे पास समीकरण 3 और 4 है, तो काम करते हैं, अब समीकरण नंबर हम 3 में पता है किसका मान? b का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 में b का मान रखने पर, तो जैसे ही समीकरण नंबर हम 3 में b का मान रखते हैं तो मेरे पास समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है a माइनस 5b बराबर 0।
तो यहाँ देखिएगा हमें तो a का मान प्राप्त करना है ना, तो a माइनस 5 गुने b का मान कितना है बाबू, 1 बराबर 0। तो ये देखिएगा ये a ज्यों का त्यों हो गया, 5 में 1 से गुना करो, 5 एकम 5 बराबर 0। ये बराबर के पहले माइनस है, बराबर के बाद भेद के क्या आ जाएंगे, प्लस 5 आएंगे, यानी कि a का मान कितना आ गया 5। तो a का मान 5 आया और b का मान कितना है 1, यानी a के आंसर यहाँ होंगे और a के आंसर यहाँ होंगे। ये जो नंबर क्या होंगे आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या बोलता है, 2 का 2। अब 2 के 2 प्रश्न को देखते हैं, 2 का 2 को हल करते हैं। 2 का 2 क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब 2 का 2 आपका बोलता है के मान के लिए, यानी के किस मान के लिए, यानी हमें के का मान ज्ञात करना है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है यानी कहने का मतलब है कि ये बोलता है समीकरण, क्या बोलता है कि समीकरण बोलता है 3x माइनस वाई बराबर 1। आप इसको तो पहले सबसे पहले काम करो, समीकरण 1 मान लो। दूसरा क्या बोलता है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, अब प्लस फिर बोलता है k माइनस 1 इंटू वाई, के माइनस 1 इंटू वाई। फिर आगे क्या बोलता है k माइनस 1 वाई बराबर बोलता है 2k प्लस कितना बोलता है 1। अब मेरा क्वेश्चन बोलता है कि 3x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी गलती हो गया, माइनस लिखे हुए है, ये क्या होगा प्लस होगा, यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 1, इसको मान लिया समीकरण 1। और नीचे वाला क्या बोलता है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, 2k माइनस 1 इंटू 1 प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर बोलता है 2k प्लस 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 2। तो हम पहले वाले से समीकरण 1 से a1 का मान कितना निकालते हैं 3, कोमा b1 का मान यहाँ कोई अंक नहीं है तो कितना हो जाएंगे 1, कोमा c1 का मान यहाँ कितना हो जाएंगे 1। अब a1 b1 c1 तो पता चल गया, अब हमें चाहिए a2। तो a2 का मान क्या है 2k माइनस 1, कोमा b2 का मान यहाँ से निकलेंगे, क्या निकलेंगे k माइनस 1, कोमा c2 का मान क्या होंगे 2k प्लस 1। अब a1 b1 a2 b2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों का मान हमें पता है। तो अब मेरा प्रश्न क्या बोलता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रश्न से चलते हैं ना, तो मेरा प्रश्न बोलता है कि k का मान ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात कीजिए, युग्म का कोई हल नहीं है, यानी मेरा प्रश्न बोलता है इसलिए कोई हल नहीं है। तो पता है आपको एक चीज और आप जानते हैं कि कोई हल नहीं है, उसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर नहीं होता है c1 बाई c2। तो जो बराबर नहीं होता खैर उसका तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बराबर होता है उसका तो हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, हमें a1 का मान पता है, a1 का मान कितना है 3 बटा a2 का मान कितना है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान कितना है 1 बटा b2 का मान कितना है k माइनस 1 बराबर c1 का मान कितना है 1 बटा c2 का मान कितना है 2k प्लस 1। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है a1 बाई a2 बराबर में है b1 बाई b2, लेकिन इसके बराबर में नहीं है c1 बाई c2। तो जो बराबर है उसको हल करोगे तो हमारा बराबर में कौन बचता है, बराबर में बचता है 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। आप इस एक काम कीजिए, इसका आप कर दो बाई क्रॉस। जैसे ही बाई क्रॉस करोगे तो 3 में k से गुना करोगे, पता है कै के होंगे 3 के होंगे, माइनस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुना करोगे 3 एकम 3 बराबर का यहाँ चिन्ह है तो हमने बराबर कर दिया। अब 1 में 2k माइनस 1 से गुना करोगे तो ज्यों करते हो जाएंगे 2k माइनस 1। जरा ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही पढ़ोगे जात वाले को एक जगह विजात वाले की एक जगह, 3 के ज्यों करते हुए हैं, ये बराबर के बाद प्लस है, बराबर के पहले बुलाओगे तो माइनस कितना के हो जाएंगे 2k, और ये माइनस 1 तो बराबर के बाद है, ये बराबर के पहले माइनस 3 है, बराबर के बाद जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस 3 हो जाएंगे। तो ये 3k में से 2k घटाओगे तो पता है कितना के बचेंगे, सिर्फ k बचेंगे। और यहाँ देखिएगा प्लस 1 में से माइनस 1 में से प्लस 3 घटाओगे तो माइनस 1 में से प्लस 3 घटाओ तो प्लस का चिन्ह सबसे अधिक है, यानी कितना बच जाएंगे प्लस 2। तो हमारा बोलता है कि के किस मान के लिए, के का मान कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि वज्रगुण विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप सबसे अधिक उपयुक्त मानते हो। तो मेरे पास दोनों विधि देता है,
या तो प्रतिस्थापन विधि से बनाओ या वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। और दोनों में सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन होता है? एक काम करते हैं, तीन का एक नहीं है, सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में इसका युग्म क्या बोलता है? इसका युग्म बोलता है 8x प्लस कै वाई 5y बराबर कितना बोलता है? 9। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। और दूसरा बोलता है 3x प्लस 2y बराबर में 4। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। एक काम करते हैं, हम चलते हैं प्रश्न से। इसको हम वज्रगुणन विधि से ना हल करके इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में हम पता है ना आपको बताए थे, प्रतिस्थापन विधि में आपको याद होगा कि जैसे ही आप प्रतिस्थापन विधि से चलते हो तो पता है प्रतिस्थापन विधि में आप समीकरण नंबर कितना को हल करते हो? समीकरण नंबर 1 को हल करना है। तो समीकरण नंबर हम चलेंगे कितना से? 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 8x प्लस 5y बराबर 9। अब हम बताएं कि दो चर में कोई एक चर को यहाँ रखो, तो हम 8x को यही रहने देते हैं। अब बराबर के बाद में ये प्लस है तो बराबर के बाद भेजते हैं तो -5y हो जाएंगे। ये बराबर के पहले गुना में है तो बटा में चले जाएंगे तो x बराबर होगा 9 माइनस 5y बटा में कितना हो गया? 8। और जो ये मेरा समीकरण निकला, x का जो मान निकला वैल्यू, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना? 3। तब एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 2 में हम x का जो वैल्यू आया उसका रखते हैं। तो समीकरण 2 में हम x का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 2 में x का मान रखोगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 2 है 3x प्लस 2y बराबर है 4। तो यहाँ देखिएगा हम यहाँ पर x का मान रखते हैं। तो 3 इंटू x का मान क्या है? 9 माइनस 5y बटा कितना है? 8। अब प्लस ये 2y है बराबर के बाद कितना बच गया? 4। ये देखिएगा आगे इसको हम हल करते हैं। तो ऊपर में गुना करेंगे 3 में 9 से तो 9 त्रिका 27 माइनस 3 में 5 से गुना करो तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15y। अब बटा में नीचे में कितना है? बटा में 8 है तो 8 जो करते हो प्लस कितना y हो गया? 2y बराबर के बाद कितना बच गया? 4। एक काम करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बटा में 1 लिख करके। 8 और 1 का एलसीएम कितना होंगे? 8। 8 से 8 करके कितना हो गया? 27 माइनस कितना y? 15y। यहाँ प्लस के चिन्ह तो प्लस कर दिए। 8 में 1 से भाग दो, 8 एकम 8। 8 में 2 से गुना करो, 8 दूना 16y बराबर के बाद कितना बच गया? 4। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये 27 हमारा जो करते होगा जाते वाले के जगह कंपेयर करते हैं तो -15y में से प्लस 16y को घटाओ तो प्लस का चिन्ह सबसे अधिक है, यानी कि प्लस 1y बटा में कितना हो गया? 8 बराबर कितना हो गया? 4। इसके बटा में 1 लिख करके आप इसका यहाँ पर बाई क्रॉस कर दो। तो जैसे ही बाई क्रॉस करोगे तो 1 में सबसे गुना करते क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 27 प्लस y बराबर 8 में 4 से गुना करो, 8 चौका 32। ये बराबर के पहले प्लस है, बराबर के बाद जाएंगे क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 32 जो कहते हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएंगे? -27। इसलिए y बराबर 32 में से 27 ये कितना आ गया? 5। यानी कि y का जो मान आया वो कितना आ गया? 5। यानी एक आंसर तो निकल गया। अब अगला क्या बोलता है? x का मान, यानी दो चर है ना, तो एक रैखिक समीकरण। अब लिखेंगे, अब समीकरण नंबर मेरे पास बच गया कौन? 3। तो लिखेंगे अब समीकरण नंबर 3 में किसका? y का मान रखने पर। तो अब जैसे ही समीकरण नंबर 3 में हम y का मान रखेंगे तो पता है मेरे पास समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5y बटा कितना है? 8 है। तो 9 माइनस 5 गुने y का मान कितना है बाबू? 5 है बटा कितना हो गया? 8। एक काम करते हैं, यहाँ के बाद से हम हल करते हैं। तो ये 9 ज्यों का त्यों हो गया, -5 में 5 से गुना करोगे 25। अब बटा कितना हो गया? 8। ये हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। ये जो मेरा वैल्यू निकल रहा है, किसका वैल्यू निकल रहा है? x का वैल्यू निकल रहा है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो इसलिए x का जो वैल्यू यहाँ पर निकला, ये -25 में से +9 घटाओगे तो माइनस पता है कितना जाएंगे? ये 25 में से 9 घटाओ तो -16 बटा कितना हो गया? 8। एक लाइन और बढ़ा दो ना, सबसे अच्छा रहेंगे। ये कर देंगे 8 दूनी 16। तो इसलिए x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? -2। एक आ गया, y का मान आ गया +5 और x का मान आ गया -2। आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि वज्रगुणन विधि में आप ये एक्सरसाइज नंबर 305 देख रहे हो। आज तो हम आपको बता दिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका प्रश्न दिया है 1 से लेकर के 5 तक, उसमें ये 5 प्रश्न है। तो हम नेक्स्ट आपको
पार्ट 2। आपको जब भी हम वीडियो बनाएंगे यूट्यूब वीडियो पर, तो इसको हम आपको बना देंगे पार्ट 1, यानी कि आप इसको पार्ट 1 के रूप में देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वज्र गुणन विधि, वो आपको पार्ट 2 वीडियो में करके बनाएंगे। और आप लोग एक चीज और है कि आप इस वीडियो को यदि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इस मैथ को आपको समझ में आ गया हो, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। घर पर पढ़ाई कीजिए, अच्छा रहेगा, और समझने का प्रयास कीजिए। जहां आपको कहीं दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहां पर टाइप कीजिए, लिखिए और हमें भेजिए। हम आपके समस्या को हल करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।